Welcome to Virtual Learning Network. Session 5, Constitutional Perspective, International Labor Standards and Norms for Wage Determination. Topics to be covered include wages, a constitutional perspective, international labor standards on wages, norms for fixation of wages, wage revision. Wages. The Constitution of India, in its preamble, seeks to secure inter alia to all its citizens justice, social, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके प्रीमेबल में ये मेंशन्ड है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको हर तरह की जस्टिस मिले, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. द प्रीमेबल हैज़ बीन एम्प्लीफाइड एंड elaborated in Part 4 of the Constitution, which deals with the directive principles of state policy. जो इंडिया का प्रीमेबल है उसमें ये मेंशन्ड है पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो डील करता है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से. आर्टिकल 39 inter alia secure to right to an educate mean of livelihood, equal pay for equal work for both men and women, health and the strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and the citizens are not forced by economic necessity to enter a vocation unsuited to the age or strength. जो आर्टिकल 89 है वो कहता है कि हर इंडिविजुअल को राइट होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ प्रॉपरली और हर तरीके से जिए. उसकी लाइफ में जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं वो सारी फुलफ़िल होनी चाहिए. मैन और वुमेन को उनके काम के लिए इक्वल रेम्यूनरेशन देनी चाहिए. और जो हेल्थ है, जो स्ट्रेंथ है वर्कर्स की, चाहे वो मैन की हो, चाहे वो वुमेन की हो, चाहे वो किसी चिल्ड्रन की हो, वो कभी भी एब्यूज़ नहीं होनी चाहिए. और जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो कभी भी फोर्स नहीं करने चाहिए उन्हें किसी भी इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए. पार्ट 3 of the Constitution contains fundamental rights which represent the basic value cherished by the people of this country. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 3 में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इस इंडिया के सिटीजन्स की कुछ बेसिक वैल्यू, जैसे राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. हर इंडिविजुअल को राइट है इक्वालिटी का कि हर इंडिविजुअल इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड इंटर एलिया ऑफ सेक्स. किसी भी इंडियन सिटीज़न को के साथ भेदभाव ना किया जाए उसके जेंडर के हिसाब से. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जितने भी गवर्नमेंट सर्विस ऑफ़र हो रही हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं, उसमें मेन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए
ऐसा ना हो कि मेन के लिए ज़्यादा परसेंटेज रिजर्वेशन हो उन जॉब्स के लिए और वुमेन के लिए कम। द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, किसी भी इंडिविजुअल को, इंडियन सिटीज़न को राइट होना चाहिए, उसका हक होना चाहिए कि वो कोई सा भी प्रोफेशन में जा सके या कोई सी भी ऑक्यूपेशन ऑप्ट कर सके। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में मेंशन है कि हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए और उसके पास अपनी पर्सनल लिबर्टी हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो एक्सप्लॉयटेशन जुर्म के खिलाफ बोले, आर्टिकल 23 के हिसाब से। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2 LLJ 454 SC is an apocryphal making judgment। ये कहता है कि कोर्ट ने कुछ नए डायमेंशंस मेंशन करे हैं रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस और चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट के लिए, और कुछ लेबर लॉज भी इन्फोर्स किए हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसीज़ के, जिसमें कुछ लेबर पॉलिसीज़ मेंशन हैं। वो कहती हैं कि जो वेज रेट होना चाहिए वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। पर ये ऑब्जेक्टिव अभी तक अनक्वालिफाइड है, इंडिया में हर जगह ये ऑब्जेक्टिव अभी तक अचीव नहीं हुआ है। द कोर्ट हैज़ enlarged the contours of the fundamental right of equality, life and liberty and prohibition of traffic in human beings and forced labor and prohibition of employment of child labor. The court was directly called upon to decide inter alia two issues. कोर्ट को डायरेक्टली ये डिसीजन लेना था दो इश्यूज़ पे। पहला है, इज़ अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 maintainable for mere violation of labor laws, not for breaches of any fundamental right. Second is, what is the true scope and meaning of the expression traffic in human beings and beggar and some other similar forms to forced labor, Article 23. Now the Supreme Court answered these questions in the affirmative and observed. सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो हमने पीछे दो क्वेश्चन पढ़े हैं उनके आंसर दिए और उन्होंने ऑब्जर्व किया। पहला, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स ऑन वेजेस। The International Labour Organization, that is ILO, from the time of its establishment in 1990, had paid considerable advantage in setting international labour standards inter alia on minimum wage fixation, protection of wages and equality of remuneration.
जो ILO है, जो सेटअप हुआ था 1919 में, उसने अपना ध्यान दिया कि जो लेबर स्टैंडर्ड्स है इंटरनेशनल लेवल पे उसने कुछ फिक्स किया है और उसने एक मिनिमम वेज फिक्स किया है और वेजेस को लो होने से भी प्रोटेक्ट किया है। उन्होंने फोकस दिया है ILO में कि जो रेम्यूनरेशन दी जाती है वर्कर्स को वो इक्वल होनी चाहिए उनके काम के हिसाब से। तो पहला है इसमें फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। कुछ मिनिमम वेज रेट फिक्स किया गया है। ILO ने अपने वर्कर्स एजुकेशन मैनुअल में ये मेंशन किया है कि जो इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशंस हैं मिनिमम वेज फिक्सिंग पर, वो एकदम इक्वल होने चाहिए, बहुत लो नहीं होनी चाहिए वो। सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ वेजेस। ILO ने कन्वेंशन नंबर 95 में वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेंशन किया है कि जो वेजेस हैं उनको पे करना चाहिए एक लीगल टेंडर में, और दूसरा उनको वेजेस को पे करना चाहिए डायरेक्टली वर्कर्स को। फिर जो डिडक्शन होती हैं वो उसमें से तब लगानी चाहिए जैसे कि जो भी कंडीशन हो उसके हिसाब से। जो रिकमेंडेशन नंबर 85 है जो प्रोटेक्शन ऑफ वेजेस में डील करती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। नेक्स्ट इज इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर मेन एंड वुमेन वर्कर्स। मैन और वुमेन को जो सैलरी, जो वेजेस मिलती हैं वो इक्वल होनी चाहिए। 34th सेशन में ILO में ये स्टेट किया गया था कि अगर मेन और वुमेन सेम काम कर रहे हैं, उनकी काम की वैल्यू सेम है, इक्वल है, तो उनकी वेजेस भी इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नॉर्म्स फॉर फिक्सेशन ऑफ wages. The ultimate objective of wage fixation may be to provide social and economic justice by the immediate task of industrial wage determination is to satisfy both labor as well as employer after taking into account various factors. जो वेज फिक्सेशन का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो वर्कर्स को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करें, साथ में ही उनकी जो वेजेस हैं वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि लेबर को यानी वर्कर को और एम्प्लॉयर को यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को दोनों को ही सेटिस्फाई करें। The tribunals and courts have taken into account the following factors while fixing wages. जो ट्रिब्यूनल्स हैं और जो कोर्ट्स हैं उन्होंने कुछ फैक्टर्स कंसर्न किए थे एक इक्वल वेज रेट फिक्स करने के लिए। पहला उनका फैक्टर था टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द कंसर्न, कि टोटल कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हुई है। दूसरा द एक्सटेंट ऑफ इट्स बिजनेस,
थर्ड, द ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट्स मेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को कितना प्रॉफिट्स हुआ है। द डिविडेंड पेड्स, शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया गया है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड इन कंसर्न, कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो जॉब कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। स्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री इन विच इट बिलोंग्स शुड बी कंसिडर्ड, और जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। नाउ वी हैव कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे। हमने पीछे कुछ फैक्टर्स पढ़े जिनके हिसाब से जो ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट्स हैं, वेज रेट फिक्स करता है। पर इसके अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं जब वेज रेट फिक्स होता है। पहला है कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे, कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कितनी क्षमता है अपने वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड करने की। इसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट्स ऑफ वेजेस टू टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्री, सेलिंग प्राइस कितना है प्रोडक्ट का जो इंडस्ट्री बना रही है मार्केट में, उनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, और क्या रेट्स एग्री हुए हैं एम्प्लॉयर के बीच में, क्या रेट फिक्स्ड हुए हैं कॉम्पिटिटर्स ने, और प्रॉफिट का रेट क्या है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री कम रीज़न। दूसरा जो फैक्टर है वो है इंडस्ट्री कम रीजन बेसिस। इसमें हम इंडस्ट्री की कैपेसिटी जो देखते हैं वो जज करते हैं कि इंडस्ट्री कौन से रीजन में बेस करती है। हम इसमें एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं इंडस्ट्री का और उसके हिसाब से वेजेस डिटरमाइन करते हैं। थर्ड इज़ अदर कंसीडरेशंस। इनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं वेज फिक्स करने के लिए, जैसे कि उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या वेज रेट चल रहा है, या उस पर्टिकुलर कंपनी जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वहाँ पे क्या वेज रेट चल रहा है, और हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या वेज रेट ऑफ़र कर रहे हैं, और रेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है जो एम्प्लॉयज़ को दिया गया है। इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी भी देखते हैं हम। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का स्टेट क्या है वो भी कंसिडर करते हैं, और सीलिंग ऑन प्रॉफिट्स क्या है डीएनएस अलाउंस पे, ये सब भी हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज वेज डिफरेंशियल्स। वेज डिफरेंशियल का मतलब है कि जितने भी तरह तरह के वर्कर्स हैं उनकी वेजेस में डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस इन वेजेस बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लास ऑफ वर्कर्स। यही डिफरेंशियल जो होता है यही क्रिएट करता है वेज डिफरेंस। पर कुछ वेज डिफरेंशियल रीज़नेबल भी होते हैं, पर कई बार वो रीज़नेबल नहीं भी होते हैं। इसमें पहला है बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। वेज डिफरेंशियल ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी हो सकता है, जैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत होती हैं, तरह तरह की डिग्री ऑफ स्किल चाहिए होती हैं, और उसमें जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो इसलिए डिफरेंसेस इन वेजेस में डिफरेंसेस हो ही जाता है। और ये जो डिफरेंस है वेज में ये ज़रूरी है, क्योंकि यही एक वर्कर को इंड्यूस करेगा
अपने काम के प्रति। अगर हर वर्कर अलग अलग काम कर रहा है और सबको इक्वल वेजेस मिल रही हैं तो ये गलत होगा। हर वर्कर को उसकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से, उसकी स्किल के हिसाब से और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसको पे करना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटर रीजनल डिफरेंशियल। अब वेजेस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि लोकल और ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से हो सकते हैं। जैसे कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वेज रेट होता है वो डिफ़र करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेज रेट होता है वो बेसिकली थोड़ा हाई होता है, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे वेज रेट थोड़ा लो होता है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सेक्स। कुछ वेजेस में वेरिएशन होती हैं, डिफरेंस होते हैं, वो जेंडर के बेसिस पे भी होती हैं जो एम्प्लॉयर्स फॉलो करते हैं। पर ये जो डिफरेंस होता है ये जस्टिफाइड नहीं होता है, क्योंकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये मेंशन्ड है कि बराबर काम के लिए बराबर पेमेंट देनी चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। सो देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन स्पेशल काइंड ऑफ वर्क। कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ जॉब के नेचर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ स्पेशल रिस्क रिक्वायर होती हैं। इस वजह से जो वेजेस होती हैं वो डिफ़र कर जाती हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन साइज़। साइज़ के हिसाब से भी जो इंडस्ट्रियल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साइज़ के हिसाब से भी वेज रेट्स डिफरेंट हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो अपने वर्कर्स को वेज रेट ज़्यादा ऑफ़र करती है। अगर छोटी यूनिट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनका वेज रेट थोड़ा लो होता है। नेक्स्ट इज रिवीजन ऑफ वेजेस। रिवीजन का मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है वेजेस में, क्योंकि जो वेजेस हैं वे कभी फिक्स्ड नहीं हो सकती हैं, ये चेंज होती हैं टाइम के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। रिवीजन ऑफ वेजेस बेसिकली हेल्प करती हैं वर्कर्स को कि जो अपना उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन रखें, और ये जितना प्रॉफिट इंडस्ट्री में हो रहा है उसमें से कुछ पार्ट वर्कर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट हो। नेक्स्ट इज वेजेस रिवीजन। इसमें पहला है रीजनेबल पीरियड। ऑब्जेक्ट किसी भी वेज रिवीजन का पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो वेजेस में भी थोड़े चेंजेस आने चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो रही है तो वेजेस रेट भी थोड़े हाई करने चाहिए। नेक्स्ट इज चेंजिंग इन सर्कमस्टांसेस। अगर जो सर्कमस्टांसेस प्रिवेल कर रही हैं इकोनॉमी में उसके हिसाब से भी वेज लेवल चेंज होना चाहिए। थर्ड इज वेदर वेजेस कैन बी रिवाइज्ड टू द प्रेजुडिस ऑफ वर्कमैन। जो वेजेस हैं वो क्या रिवाइज करनी चाहिए वर्कमैन के प्रेजुडिस के अकॉर्डिंग। Now we have certain questions. Do it yourself. First is explain the capacity to pay on industry cum region basis. Explain the role played by the International Labour Organization on wage fixing machinery. That's all for this session. Thank you.